जौनपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्स पे विश्वास किया है, अतुल भंसाली जी, वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अतुल जी, सबसे पहले आपका शुक्र 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आप पे भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार विश्वास जताया है। पिछली बार का जो चुनाव आपने लड़ा था, लगभग अगर मैं सही हूं तो 6000 आसपास वोटों से आपकी डिफीट हुई थी। इस बार सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जीत के प्रति आप कितने आशान्वित हैं? पार्टी जब किसी प्रत्याशी का चयन करती है तो उसके 5 साल के कार्यक्रम, संघर्ष और जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनमानस के बीच में उसकी छवि कैसी है और लोगों का रुझान उस कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति कैसा है, वो देखकर ये निर्णय करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी का जो निर्णय है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश और जोधपुर शहर ने तीनों विधानसभा मिलकर 5 साल इस सरकार के सामने जो संघर्ष किया है और कंधे से कंधा मिलाकर सारे कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में जो संघर्ष हमने 5 साल तक इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ किया, उस संघर्ष के अंदर पार्टी ने हमारे ऊपर, हमारे कार्यकलाप के ऊपर जो विश्वास जताया है, उसी की वजह से ये मान सम्मान पार्टी ने प्रदान किया। मेरा सीधा चुनावी सवाल है, चुनाव एक गणित है, मुझे आप मेरी बात से सहमत होंगे। ओबीसी कार्ड, ये शब्द जो है वो शहर की सीट को हिला के रखे हुए हैं। ओबीसी वोटों का अगर पोलराइजेशन हो गया, आपकी पार्टी में बहुत से ओबीसी नेता टिकट की मांग कर रहे थे, अगर ओबीसी वोटों का पोलराइजेशन हो गया तो क्या लगता है, मामला लड़ाई में बढ़ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जब किसी प्रत्याशी का चयन करती है वो जातिगत जनसंख्या और जातिगत गणना के हिसाब से नहीं करती है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करती है। नहीं तो आप जोधपुर शहर विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई जातिगत वोट है तो वो मुस्लिम समुदाय के, लगभग 41,000 वोट मुस्लिम समुदाय के जोधपुर शहर विधानसभा में 2023 की गणना के हिसाब से, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए था। पार्टी के अंदर काम करने के लिए अलग अलग मोर्चा घटक होते हैं, क्योंकि जब पार्टी शासन में होती है तो किस किस जातिगत और पिछड़ी जातियों के लिए क्या हमको काम करना है, किस बारे में दिशा निर्देश, नीति निर्धारण करना, उसके लिए इन सब मोर्चों का गठन होता है। न कि चुनाव के समय टिकट अलग अलग मोर्चों, तो पार्टी अगर ऐसा होगा तो मोर्चों से टिकट मांगती है। पार्टी कभी टिकट, भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टी कार्यकर्ता के मूल्यांकन करके और उसके अनुसार तय करती है। आप जैसे जोधपुर के अंदर अगर टोटल पार्षद की गिनती करेंगे तो उसमें से 70% पार्षद जो है या तो ओबीसी है या एससी है। जनरल वर्ग के मुस्लिम सदस्य 12% पार्षद है। अगर वो सीट जनरल के लिए भी अगर वो सिक्योर सीट है, वहाँ पे से भी पार्टी ओबीसी और एससी एसटी के प्रत्याशी उतारने में नहीं हिचकती, क्योंकि पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ता को देखती है, कार्यकर्ता का कार्यकलाप देखती है, जनता के प्रति उसका विश्वास देखती है, न कि उसकी जाति को देख के वोट देती है। आपके सामने जो प्रत्याशी है वो वर्तमान में स्टैंडिंग एमएलए है, महिला है, मुख्यमंत्री की बेहद नजदीकी है और जातीय समीकरण जैसा आपको देखिए तो जी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जातीय वोट, कौन सा वोट बैंक किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें बैठ के ठीक टिकटों का निर्धारण होता है। ये भारतीय डेमोक्रेसी की कटु सच्चाई है। आपकी जो सामने प्रत्याशी है उनके पास मुस्लिम वोट, महिला, ओबीसी, फिर जो नामना राजपूत समाज है, ये सारा जो एक कॉकटेल बन रहा है, वो कॉकटेल कहीं आपको मन से थोड़ा उसको देखकर विचलित नहीं होते? मैं तो मन से विचलित होता नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है इस लोकतंत्र के अंदर, और एक आप जोधपुर शहर की विधानसभा लगभग मैं कहता हूँ 95-98% डिस्ट्रिक्ट विधानसभा है। यहाँ पे अशिक्षित वर्ग नहीं के बराबर है। और जब आप मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास देखते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे कांग्रेसियों की पत्नी के वोट भी मोदी जी को मिलते हैं, वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताते। तो आप जो महिला और पुरुष का, ठीक है, महिला होने के नाते आपको थोड़ी सिंपैथी मिल सकती है, पर मोदी जी के चेहरे के आने के बाद में वो सिंपैथी आदरणीय मोदी जी के लिए रहती है
महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, वो एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है कि पूरे भारत की महिला शक्ति ने इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके लिए कई यात्राएं, कई सभाएं मोदी जी के लिए महिलाओं की दी। दूसरी चीज, आप जिसको कॉकटेल बोलते हो, कि कभी 10-20 साल में एक बार वो कॉकटेल काम कर जाता है, पर कभी वो कॉकटेल अगर हिट मारता है ना, तो फिर आदमी को इस तरह से वो नचाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कहाँ जाऊं। क्योंकि जब आपको सरकार में आने का मौका मिला, आपको 5,800 कुछ वोटों से विजय प्राप्त हुई, उसके बाद में भी आप उसी पद्धति में रहे कि विधायक मस्त है और जनता त्रस्त है। 2 साल पहले धरने में निकाल दिए, फिर ऑटो में निकाल दिए, कोविड का बहाना बना के रात में 100 बहाने करके आपने जो भी अपने जोधपुर के अंदर प्रोग्रेस करनी थी उसकी बात नहीं की। आज पूरा जोधपुर भ्रष्टाचार के आलिंगन में है, और जिस तरह से प्रशासन में, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार है, पेपर लीक के कांड है, महिलाओं के साथ जो अनुचित व्यवहार किया वो है। मैं आपको ऐसे हजारों काम बता सकता हूँ। और चूंकि आपने बोला कि वो मुख्यमंत्री की बहुत नजदीकी है, क्यों हुई नजदीक? क्योंकि मुख्यमंत्री को संख्या बल के हिसाब से मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी था। उसके रहने के लिए उसको विधायकों से समझौता करना पड़ा। उस समझौतों में उन्होंने अपने हरेक विधायक को एक मुख्यमंत्री, मिनी मुख्यमंत्री बना के उस शहर का एक दीवान बना के भेज दिया, और उस दीवान में हर जगह लगान और टॉप की वसूली करके पूरी जोधपुर की जनता को याद दिला दिया कि आदरणीय 10 साल कैलाश भंसाली के शासन में जब लोग अगर पूरे भारत के अंदर, राजनीति के अंदर सस्ता की कोई कसम खाता था, तो भारत के अंदर से बोलते थे कि भाई एक आदर्श है कैलाश भंसाली, जिन्होंने 10 साल में शासन में रहते हुए कभी भी एक 5 पैसे या कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी तरह का आरोप जिंदगी में उनके ऊपर नहीं लगा। आज वो कैलाश भंसाली ऐसे क्यों थे? क्यों कि वो जिस संगठन से आए हुए थे और राजनीति में जिस संगठन से जुड़े थे, उनकी नींव ऐसी थी, उस नींव के अंदर और उनके कार्यकलाप के अंदर, उनके संस्कार के अंदर इस चीज की बिल्कुल रत्ती भर की उनके ऊपर इस प्रकार का कोई भी तरह का आवरण नहीं था, और बिल्कुल भनमानसा के साथ। और मानता कहता हूँ मैं तो, 75 साल की जिस दिन आयु हुई उस दिन उनके विधायक काल में 2-3 साल घट रहे थे, और मंदिर में खड़े खड़े जिस दिन अनाउंसमेंट वो बोल दिया भाई अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं इस साल 75 वर्ष का होगा। तो देखो, सुशासन हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हम जानते हैं कि जनता को सुशासन कैसे देना है, जनता की भलाई कैसे करनी है। मोदी जी के आने के बाद में जो योजनाएं आई, सबसे बड़ी बात योजनाएं तो गांधी परिवार के नाम पे सैकड़ों योजनाएं गांधी इस कांग्रेस सरकार ने 75-70 साल के अंदर दी, पर जिन योजनाओं की घोषणा हुई उनका क्रियान्वयन, जिन प्रकल्पों का भूमि पूजन हुआ, उनका उद्घाटन, ये सिर्फ मोदी है तो संभव है और मोदी है तो मुमकिन है। इसके लिए मैं आम जन और हमारे आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय का अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे के छोर तक लाना, ये एक लक्ष्य के साथ जो पार्टी में हम लगभग 2 साल का था, तब से राजनीति के अंदर पहले 1972 में मेरे पिताजी ने एक चुनाव नगर पालिका का लड़ा था, और बचपन से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से वोट देते आ रहे हैं। और जो सुचिता की निशानी हम समझते हैं, जनता का दर्द हम समझते हैं, और आप जिस तरह से बोलते हो ना कि ये डर लगता है, डर को हमने जिंदगी में सीखा नहीं। अगर डरते तो 5,800 वोटों से हारने के बाद में हम अपने घर में बैठ जाते। वो विधायक और हम रोड पे दंगे हुए, तब हम कर्फ्यू के अंदर भी अपनी जान पे खेल के केस अपने ऊपर लेके घूम रहे थे। वो विधायक एक वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे दूषित काम किए, ये मेरे को तो कई बार डाउट होता है कि जिस परिवार से वो आई, उनके परिवार में इस तरह के संस्कार मुझे नहीं आज तक खत्म हो रहा है कि इस तरह से वो उनकी गुलामी करके वो एक भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से छोड़ दिए, और जो देश की राष्ट्रवाद की रीति नीति है उसके विरुद्ध मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी अगर उसके विरुद्ध काम करता है तो वो एक उसके लिए पाप है। क्योंकि आप देखो, सजा है, कानून है, वो एक अलग है, पर आप जिस धरती पे पैदा हो, धरती आपकी माँ है, तो हम भारत माता को हमारी माता मानते हैं। और जब आप एक किसी चीज को अपनी माता मान लेते हैं, अपने यहाँ तो हिंदू धर्म में धर्म भाई धर्म में उसके लिए भी प्राण न्यौछावर किए हुए हैं, तो ये तो माता है और इसका कर्ज हमको मरते दम से चुकाना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब 5 साल हमने संघर्ष में इसी सड़कों गुजारे, इसी रोड पे, इसी चौराहे पे, इसी जालोरी के, इसी सुधारों के जो घटनाकांड हुए, घनश्याम जी के मंदिर हुए, हमने गुजारे हैं। जनता सब याद रखती है। शहर में आप हमारे साथ कभी चलना,
हमको किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं होती है या कहीं मुंह छुपा के जाने की जरूरत नहीं होती भैया लोग कहेंगे आए क्यों नहीं। सब जगह जाते हैं, हार या जीत तो होती रहेगी। फिर लोगों के साथ जो संबंध है, लोगों की परेशानियों को जो एक सबक लिया है कोई उनको ठीक करना है। 58,000 रुपये का भार भी मैं लेके 5 साल से घूम रहा था, तो कभी भी मैंने चैन की नींद नहीं ली। मेरी जनता तकलीफ में सोए और मैं मस्ती में सोऊँ और मैं होटलों में सोऊँ, 2.5 महीने से जोधपुर नहीं आऊँ। मैं उतना ही आपके सामने कहूँगा। मेरा अंतिम सवाल है, आपने स्टाइलिंग एमएल में बड़े तीखे प्रहार किए हैं, करप्शन, मुस्लिम अपीसमेंट, ये सारे चार्जेस आपने उन पे आइज किए हैं। एक सीधा और बहुत सवाल है, आप सूझे हुए आदमी लग रहे हैं मुझे, आप सीधा बताइएगा कि टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा खेमा, शेखावत खेमा और आप सबसे आपका मीडिया में चर्चा में ओम माथुर खेमा, अब मैं किस खेमे से आपको मानूं और क्या बाकी खेमों का आपको सहयोग मिल जाएगा? मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे 2003-04 से कई कार्यक्रमों में व्यक्तिगत लेना उनसे मिलना हो रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रभाव नहीं होता है। ये तो जो राजनीति के अंदर चर्चा करते हैं और मीडिया होती है, कोई मीडिया एक इस तरह का आवरण बना देती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई टीम नहीं। अगर आप कोई नेता को अतुल बंसाली के बारे में पूछोगे तो वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलेगा कि यार नहीं, वो हमारा सबका बंधु है। क्योंकि मैं जब 2-3 साल का था तभी सभी नेताओं का घर पे आना जाना रहता था और घर के परिचित नाम से वो जानते थे। आज जो सबसे सीनियर नेता है, अगर वो ओम प्रकाश माथुर का नाम लेके बहुत सीनियर है, हम बाकी के नेता उनके बाद में आए हुए हैं, वो 2-3 साल का था तब से वो मेरे को जानते हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से था, 10 साल के थे तब से वो उनके पिताजी और मेरे मामा जी के संबंध में तो रोज घर पे आना जाना था। वो भी आप कभी भी फोन करोगे तो वो फोन पे उठा के बबलू बोलेंगे। तो आप ये कयास जो है, अगर ये कयास सत्य होगा तो आज मैं उम्मीदवार नहीं होगा, ये आप समझिए। अगर मैं उम्मीदवार हूँ तो आप ये बिल्कुल निश्चित रूप से समझें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सीपी जोशी जी हो, चंद्रशेखर जी भाई साहब हो, आदरणीय वसुंधरा जी हो, राजेंद्र जी गहलोत हो, कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हमको उतना ही प्यार देता है और हमारे लिए कोई दुख नहीं है। हम ये परिवार है और परिवार में हम सबका आदर करते हैं और वो हम सबके बहुत लाड और उल्लास के साथ रखते हैं। तभी आने के बाद में भी पार्टी ने नाम कंसीडर किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको समझ में आता है आप कैश लगा के गुटबाजी के पैसे नहीं देंगे। तो मैं बिल्कुल नींबू को, मेरे घर पे भी जब कोई नेता आते हैं तो सारे नेता, भले वो आपके हिसाब से उस प्रेमी का उस प्रेमी का हो, पर मेरे यहाँ सब आते हैं और सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है। और उसका परिणाम है कि मैं चुनाव के रण के अंदर अपने आप को एक भाजपा प्रत्याशी के नहीं पा रहा। और जो जोधपुर की जनता जनार्दन है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक चालू करोगे ना तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में मोदी जी मिले, बाकी सब ओबीसी है। इसके लिए जो आपका जो सवाल का जवाब है वो यहीं से है। और एक बार आप एक दिन मेरे साथ निकाल के देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि कईयों को लगता है और एक बार आप एक दिन मेरे साथ निकाल के देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि कईयों को लगता है कि मैं भाषा हूँ, कईयों को मैं लगता है कि यार तो अल्पसंख्यक जोधपुर के कार्यक्रम में है और इसके नीति बड़े हुए हैं, यहाँ के 30 जवान को देख के बड़े हुए हैं। और एक ऐसा साथ इन भाइयों का हमारे साथ रहता है हमेशा, तो किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या बिजनेसमैन हूँ। या सब भाइयों के साथ भाई, छोटे के साथ छोटा और बड़ों के साथ आदर में उनको बच्चे जैसे मिलने की एक कला जो हमारे मूल संगठन ने सबको सिखाई है। मैं उसी का अनुसरण करते हुए मैं अपनी जिंदगी की राजनीति यात्रा को पूरा करूँगा। अभी तक जितने भी प्रत्याशियों का मैंने इंटरव्यू किया है, सबसे बेबाक तरीके से कांग्रेस पे, मुख्यमंत्री पे, स्टैंडिंग एमएलए सीपी मनीषा पवार पे करप्शन, माउंटेन अपीसमेंट जैसे चार्जेस लगा के जिस बेबाकी से अतुल भंसाली जी ने जवाब दिए हैं, निश्चित रूप से ये उनका कॉन्फिडेंस शो करता है कि कहीं कहीं वो अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आशान्वित है। और गुटबाजी, खेमेबाजी की जितने भी शंकाएं मीडिया जगत में या आम चर्चा में लोग खड़ियों पे करते हैं,